अपनी मुसव्विरी से तो इमरोज़ ने नाम कमाया ही था, मगर इश्क व वफादारी की ऐसी मिसाल बना कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। रोज़ाना देखता था अमृता प्रीतम को, इतनी बड़ी शायरा बसों में धक्के खा रही होती। इस मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई। मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर स्टूडियो ले जाता तो वो मेरे पीछे बैठी मेरी कमर पर साहिर साहिर लिखती रहती। मैंने प्यार करना भी अमृता से सीखा कि जिसको चाहो उसकी खामियों को भी अपना लो। मैं तेनू फेर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी चिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं तेनू फेर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी चिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या होरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, या होरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां च घुलांगी, या रंगां दियां बावां च बैठ के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह कित्थे, पर तेनू जरूर मिलांगी। या होरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानदी, पर इन्ना जानदी हां कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे नाल टुरेगा। ये जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जांदा है, पर चेतियां दे धागे कायनाती कणां ते होंदे। मैं इन्हां कणां नू चुनांगी, धागियां नू वलांगी ते तैनू मैं फिर मिलांगी। ये नज़्म अमृता प्रीतम जी की है और उन्होंने ये नज़्म अपने और बर्रे सगीर पाको हिंद के नामवर मुसव्विर, शायर और दानिश्वर इमरोज़ इंद्रजीत सिंह के बारे में तहरीर की, जिनकी मुसव्विरी और शायरी ने दुनियाए फ़न में अनमिट नुकूश छोड़े हैं। फैसलाबाद के 36 चक का ये सिख नौजवान पैदाइशी फ़नकार था। वो जब कभी अपने गांव से शहर फैसलाबाद आता तो वहाँ के मशहूर बाज़ार भवाना बाज़ार ज़रूर जाता। वो वहाँ जलाल पेंटर के पास बैठ जाता और उसे फिल्मी बोर्ड पेंट करते हुए देखता रहता। वो उसके आर्ट में इस कदर तक खो जाता कि रात हो जाती और वो वापस गांव ना जा पाता, और वहीं जलाल पेंटर की दुकान के साथ ही एक बेंच पर सो जाता और अगले दिन वापस अपने गांव जाता। उसकी पेंटिंग में इस बेइंतहा दिलचस्पी से उसके दोस्त और कुछ अजीज़ व अकारिब वाकिफ़ थे, जिन्होंने उसके इस इश्तियाक को देखकर उसे म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिल करवा दिया, जिसे आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। मगर कुछ अरसे के बाद उसने स्कूल छोड़कर मैक्लोड रोड पर फिल्मी बोर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। लोगों ने वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरा फ़न मेरा अपना है, मैं इसी में निखार लाना चाहता हूँ, किसी उस्ताद से सीख कर उसकी छाप नहीं लगाना चाहता। जिस उस्ताद से सीखूंगा उसके फ़न का मुझ पर असर होगा और मैं भी उन जैसा करने की कोशिश करने लगूंगा, जो मैं किसी सूरत नहीं चाहता। मैं अपनी पहचान अपने फ़न को बनाना चाहता हूँ और ये इसी तरह मुमकिन है कि मैं कोई भी उस्ताद ना रखूं। फिर तारीख ने साबित किया कि इमरोज़ इंद्रजीत सिंह दुरुस्त कह रहा था। जल्द ही उसकी शोहरत गिरदो नवाह में फैल गई और लोग इससे किताबों के कवर डिज़ाइन करवाने लगे। अपनी मुसव्विरी से तो इमरोज़ ने नाम कमाया ही था, मगर इश्क व वफादारी की ऐसी मिसाल बना कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। दुनिया की मायनाज शायरा अमृता प्रीतम के साथ उसके ताल्लुक़ की दास्तान अफसानवी लगती है, मगर उसका इश्क काबिल रश्क करार पाया। इमरोज़ और अमृता के इश्क की लाजवाल दास्तान की तरफ आने से पहले इमरोज़ के उस इंटरव्यू के कुछ इक़्तिबासात आपको सुनाई देते हैं जो इमरोज़ ने
मारूफ लिखारी सलीम पाशा को दिया था। वो सलीम पाशा को बताते हैं कि मेरा असल नाम इंद्रजीत है, वालिद का नाम करपाल सिंह। माँ उस वक्त दुनिया छोड़ गई जब मैं 4 साल का था। सिख होने की वजह से मेरे बाल लंबे थे, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हुआ, तो वालिद ने मेरे बाल काट कर मुझे मुन्ना बना दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, एक झंझट से निजात मिल गई थी। मगर गांव भर में लोगों की बातें भिनभिनाती रहती और उनके तानों की मक्खियां हमें कहीं चैन न लेने देती। स्कूल में मेरे टीचर और हेडमास्टर ने भी सख्त बाज़पुर्स की, लेकिन हमें कोई पशेमानी नहीं थी। स्कूल वालों के रवैये से तंग आकर एक दिन मेरे वालिद ने मुझे शहर के स्कूल में दाखिल करा दिया। इमरोज़ बताते हैं कि मेरी दादी मुझे हर फेरे पर घर का घी देती ताकि शहर में कमज़ोर न पड़ जाऊं। एक बार दादी ने वापसी पर मुझे कहा, पुत्र आखिरी बार घी ले जा। मैं कुछ न समझा, वापस शहर आ गया। तीसरे दिन ही दादी के मरने की खबर पहुंच गई। इमरोज़ कहते हैं कि हर आर्टिस्ट को अपना अलहदा अंदाज अपनाना चाहिए। मैं लाहौर आर्ट कॉलेज में था। उन दिनों हर साल जो तालिब इल्म फर्स्ट आता था उसको शहर का मशहूर डिज़ाइनर सरफराज अपने स्टूडियो में ले जाता था, अपना असिस्टेंट बनाकर। जब मैं अव्वल आया तो वो एक अच्छी ऑफ़र लेकर मेरे पास भी आया। मैंने पूछा मुझे क्या करना होगा। बोला मैं ड्राइंग करता हूँ, तुम उसमें रंग भरो। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं जो भी करूँगा अपना करूँगा। मेरी तबीयत में लोगों का हुक्म मानना खुसूसन तख्लीकी जहन के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुग़ल आज़म बन रही थी। उसकी पब्लिसिटी इंचार्ज ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरा काम वो जानता था। मैं चला गया। वो मुझे बाहर वेटिंग में बिठाकर भूल गया। या शायद वो मेरा इम्तिहान ले रहा था कि मुझ में कितना हौसला है। इंतज़ार करते करते मैं थक गया, तो ये कहकर घर लौट आया कि अगर आसिफ खान को मेरी ज़रूरत हुई तो मेरे पास आ जाए, वरना मुझे ऐसे काम नहीं करना। फिर वक्त उसको मेरे घर लाया और यूं मुझे इस तारीख़ी फ़िल्म में काम करने का मौका मिला। मैं मुसव्विरी करने लगा और ख़त्ताती भी। ख़त्ताती कर रहा होता तो देखता अगर फूल लिख रहा हूँ तो उसमें फूल दिखाई दे, या पत्थर लिखूं तो लफ्ज़ में पत्थर जैसी सख्ती और मजबूती हो। मैं लफ्ज़ों के औसाफ देखकर ख़त्ताती करता हूँ। इस सवाल के जवाब में कि अमृता से मुलाकात कैसे हुई, वो मुस्कुराए और कहने लगे कि अमृता की शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। मेरे दिल में कई बार उनसे मुलाकात की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर मैं उसे अपनी कम उम्री की ख्वाहिश समझकर झटक देता था। मैं साइकिल पर कॉलेज जाने लगा। मेरी ख्वाहिश होती कि मैं अमृता जी से मिलूं, मगर ख़ुद को अभी छोटा समझकर इस ख्याल को झटक देता। उन दिनों मैंने अपना नाम इंद्रजीत से बदल कर इमरोज़ रख लिया था। हमारे घर में अमृता की तस्वीरें आवेज़ा थीं। ये मेरे वालिद ने प्रीत लड़ी मैगज़ीन से काट कर फ्रेम करवाई थी। इमरोज़ ने बताया कि किस तरह उसकी पहली मुलाकात अमृता से हुई। उसके आर्टिस्ट दोस्त सेठी को अमृता ने अपनी किताब आखिरी ख़त का टाइटल बनाने के लिए दिया। सेठी ने अमृता से कहा कि उसका एक दोस्त उससे भी बेहतर बुक कवर बनाता है और वो उसे अमृता के घर अमृता से मिलाने ले गया। इस तरह उसकी अमृता से पहली मुलाकात हुई। मैं और अमृता दिल्ली में पटेल नगर में रहा करते थे। मैं अमृता को रोज़ साइकिल पर रेडियो स्टेशन जाते हुए देखता था। मेरे पास स्कूटर था। एक दिन मैंने अमृता को लिफ्ट का पूछा तो उसने इनकार नहीं किया और इस तरह ये रोज़मर्रा का मामूल बन गया कि मैं रोज़ाना अमृता को रेडियो स्टेशन छोड़कर आता और शाम को वापस घर लाता। इसी तरह उसके बच्चों को भी स्कूल छोड़कर आता और वापस घर लाता। फिर दोनों ने मुश्तरका तौर पर कार ख़रीद ली। इमरोज़ कहते हैं कि ये कोई पहली बार देखने वाला प्यार नहीं था, बल्कि वाक़फ़ियत से दोस्ती का रिश्ता बनने में 3 साल लगे। मैं रोज़ाना देखता था अमृता प्रीतम को। इतनी बड़ी शायरा बसों में धक्के खा रही होती। वो रेडियो प्रोग्राम करने जाती थी। मैं ऊपर एक फ्लैट में रहता था। अमृता जी की जिद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी को देखता और दिल ही दिल में अफसोस करता।
कभी सोचता कि मैं अपनी कुछ चीज़ें बेचकर मोटरसाइकिल खरीद लूँ और अमृता को बस के धक्कों से बचा लूँ और ख़ुद रोज़ाना उसे रेडियो स्टेशन छोड़ कर आया करूँ। एक रोज़ वाकई में मैंने बाइक ले लिया। अब मेरा सफ़र आसान हो गया था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमृता जी को नहीं बल्कि मुझे हुआ था कि उसने मेरे मन में सुंदरता को बढ़ावा दिया था। मेरा उन दिनों अमृता से कोई रिश्ता तो नहीं था, मगर मुझे अच्छा लगता था कि मैं उसके काम आऊँ। अमृता के करीब रहकर मुझे उसकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का मौका मिला। अमृता की शादी 16 साल की उम्र में प्रीतम सिंह के साथ हो गई थी। मौसूफ अपने घर में निखट्टू मशहूर थे। इसके बाप ने दिल्ली में एक हट्टी बना दी थी और साथ ही इसकी शादी गरीब घराने की अमृता से कर दी थी। दूसरा भाई जो होशियार था उसे अपने कारोबार में साथ मिला लिया और उसकी शादी भी सरहद के एक अमीर पठान फैमिली में करा दी। ये बहू जहेज भी खूब लाई थी और साथ ही गोश्त खाने की आदत भी रखती थी। चुनाचे खुसूसी तौर पर घर में एक खानसामा रखा गया जो सिर्फ उस लाडली बहू के लिए मांस पकाता था। दोपहर को एक आदमी बतौर ख़ास माल रोड पर भेजा जाता जो वहाँ की बड़ी बेकरी से बहू की चाय के लिए पेस्ट्रियाँ लेकर आया करता था। उधर ये चोंचले और इधर अमृता अपने घर का सारा खर्च अपनी रेडियो की कमाई से चलाती थी। प्रीतम सिंह कहने को जीवन साथी था, मगर उसका ताल्लुक बीवी से सिर्फ बिस्तर का था या घर के कामकाज के लिए रखी गई नौकरानी जैसा। घर में खाना पकाने के लिए रोज़ाना सुबह 10 रुपए देता, वो भी बिन मांगे कभी ना मिलते। अक्सर अमृता उसे दरवाजे पर रुखसत करने इसलिए आती कि उसे खर्च लेना होता था। एक दिन प्रीतम सिंह कहने लगा, आज तो इतवार है, छुट्टी है। तो अमृता ने जवाब दिया, शाम का खाना भी नहीं बनेगा, उसकी भी छुट्टी है। गरीब घर की बहू के साथ ससुराल वालों का रवैया भी सौतेले बच्चे जैसा ही होता है। एक बार अमृता घर में अकेली थी। जिस्म सख्त बुखार में जल रहा था। सास को पता चला, आई, हालत देखी, फिर किचन में गई। वहाँ बर्तनों का ढेर देखा जो उसके बेटे ने खाने खा खा कर लगाया हुआ था। अमृता जब अपने घर से बहुत दुखी होती थी तो मेरा दरवाज़ा खटखटाती थी। एक दिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बोली, अब मुझे तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फ़ौरन दूसरी चाबी उसे दे दी। वो चाबी पकड़कर देर तक कभी मुझे कभी चाबी को देखती रही। कमरा अपने आप नू कार बनदा वेख रहा सी। कमरा अपने आप नू कार बनदा वेख रहा सी ते मैं उस दियां अखां दे विच एक रिश्ता बनदा वेख रहा सी। मुझसे अमृता जी ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, मैं एक लोकगीत बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं लोकगीत बनना चाहता हूँ। मैं एक लोकगीत बेनाम, हवा दे विच खिड़दा, हवा दा हिस्सा, जिन्नू चंगा लगे वो चेता बना लवे, होर चंगा लगे तां अपना भी लवे, जी आए तां गा भी लवे। मैं एक लोकगीत, सिर्फ लोकगीत, जिसनू ना दी कदी भी लोड़ नहीं। एक बार अमृता जी ने मुझसे पूछा कि कभी तुमने किसी मुसव्विर के हाथ से बनी हुई वुमन विद माइंड की तस्वीर देखी है? मैं सोचने लगा। फिर मैंने सारी किताबें, मैगजीन देख डाले जिनमें औरत को पेंट किया गया था। सब नामवर मुसव्विरों, मुजस्समा साजों ने औरत को जिस्म के हवाले से ही देखा था, यानी से आगे किसी ने सोचा ही नहीं। अगर किसी ने औरत के जिस्म को नज़रअंदाज करके सोचा होता तो शायद आज नस्ल इंसानी कुछ और होती। आर्ट गैलरियों में औरत नंगे जिस्म के साथ मिलती है। औरत खुद भी औरत को इसी अंदाज में पेश कर रही है। अमृता ने दूसरा सवाल किया, आदमी का औरत के साथ ताल्लुक अच्छा या पायदार
क्यों नहीं हो रहा? मैंने जवाब दिया, आदमी ने अभी तक औरत के साथ सिर्फ सो कर देखा है, उसके साथ जाग कर कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो मर्द अपनी जिंदगी, हत्ता के अपनी नस्ल, सब कुछ बदल चुका होता। ज़हीन औरत के साथ आप चाय तो पी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं बना सकते। ये हिम्मत आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज़हीन औरत की मौजूदगी में आपकी सोच की चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैंने अपने से कई गुना ज़हीन औरत के साथ रहना शुरू किया और फिर उसकी सोहबत में खुद भी मैच्योर हो गया। अमृता ज़हीन होने के साथ साथ दिलेर भी थी, निहायत दिलेर। किसी से डरती ना थी, अपने खामिद से भी नहीं। वैसे खामिद कितना ही सख्त क्यों ना हो, साथ रहते हुए बीवी का डर निकल जाता है। क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा। आज़ादी तो अमृता के मिजाज में थी ही। उसने एक दिन अपने खामिद को अलहदगी के लिए कह दिया। वो उसे मजाक समझा, लेकिन यह हकीकत थी। मैं अमृता की ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था। उसने रिवायती खामिद की तरह तंग करना शुरू कर दिया और ज़िंदगी भर तलाक ना देने का फैसला भी सुनाया। प्रीतम सिंह के लिए विथड्रॉ करना बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जबकि अमृता के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। वैसे भी ये घर अमृता का था और फिर ज़िंदगी भी तो अमृता की अपनी थी, जिसको अपने अंदाज से गुजारने का उसे पूरा हक था। प्रीतम सिंह को चाहिए था कि वो खुद ही सब कुछ छोड़ देता, मगर वो एक बड़ा आदमी नहीं था, लिहाजा उसे अमृता का फैसला सुनना पड़ा। प्रीतम सिंह रोज़ मुझे देखता था कि मैं उसके बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आता हूँ, फिर दोपहर को वापस भी लाता हूँ। घर के सौदा सल्फ से लेकर छोटे बड़े किसी काम के लिए अमृता को मुझे कहना भी ना पड़ता। एक जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली थी। बच्चे तो प्रीतम सिंह के थे, मोटरसाइकिल उसके पास भी थी। वो चाहता तो ये जिम्मेदारी वो खुद भी निभा सकता था। जो बंदा आपका है वो आपको रुलाएगा नहीं, और जो रुलाता है वो आपका नहीं। ये अमृता ने ही कहा कि अगर मर्द को जिन्स की ज़रूरत ना हो तो वो औरत को रोटी भी ना पूछे। जागदे बंदे नू जिंदगी हर मोड़ ते उड़ीकदी मिलदी है ते सुत्ते नू जिंदगी चुपचाप बाईपास कर जाती है। बंदा वहां रहता है जहां वो प्यार करता है, चाहे उसका जिस्म किसी और जगह पर रहे, और जहां बंदे का जिस्म होता है, प्यार नहीं होता, वहां पर वो गैर हाजिर ही रहता है। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है, और आज ने रोज आना है। जिंदगी को आदर्श के साथ जीने के लिए, आदर्श के साथ विदा के लिए, और आदर्श के साथ विदा होने के लिए। इसीलिए मैंने अपना कोई बच्चा पैदा नहीं किया। मैं अमृता के बेटे नवराज को अपना बेटा समझता हूँ, मगर उसके ख्याल में उसकी माँ का उसके बाप से अलहदगी का फैसला दुरुस्त नहीं था। उसने आज तक मुझे भी कबूल नहीं किया और ना अपनी माँ के साथ मेरे ताल्लुक़ को दुरुस्त माना। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि माँ की खुशी भी कोई शय है। हालांकि नवराज ने खुद अपनी पहली बीवी को, जिससे उसने मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी की थी, छोड़ दिया, और अब दूसरी बीवी के साथ भी उसका रवैया अपने बाप जैसा ही है। उसकी तबीयत पर बाप का बहुत असर है। उसके बाप की सारी जिंदगी उसके सामने है, जो किसी तौर पर भी आइडियल नहीं है। अगर होती तो वो माँ बाप की अलहदगी के बाद अपने बाप के साथ रहता, माँ को छोड़ देता। उसका बाप तमाम उम्र कर्ज लेकर अपना काम चलाता रहा और अमृता उसके कर्जे अपनी कमाई से उतारती रही। अमृता ने खामिद से अलहदगी के बाद मुझे अपने घर बुला लिया। ये 1964 की बात है। मैं पटेल नगर वाले घर को छोड़कर अपने मुख्तसर सामान के साथ अमृता के घर में आ गया। ये घर अमृता ने आना आना जोड़कर बनाया था। इसमें प्रीतम सिंह ने 1 टका भी नहीं लगाया था।
हिंद सरकार ने जब अमृता को साहित्य अवार्ड दिया तो उसके साथ जो 5,000 रुपये की रकम थी, उससे अमृता ने दिल्ली में ये छोटा सा प्लॉट लिया था। उन दिनों में एक एडवर्टाइजिंग फर्म में मैं बतौर आर्ट डायरेक्टर काम करता था। 1200-1300 रुपये मिल जाते थे, गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। मगर मेरे अंदर का बागी मुझे पाबंद होकर काम करने नहीं देता था। मैं किसी का हुक्म नहीं मान सकता था। मैंने अपना प्लॉट बेचकर और कुछ जमा शुदा रकम से एक तजर्बा किया। एक मकान किराए पर लिया, कुछ कारीगर मंगवाए और कपड़े रंगने और फिर उनको सीने यानी रेडीमेड आर्टिस्टिक क्लोथिंग का तजर्बा किया। मगर ये तजर्बा नाकाम हो गया। सब कुछ चला गया, मेरा प्लॉट, मेरी रकम, मेरी मेहनत और सबसे बढ़कर मेरा वक्त। हाथ क्या आया? सिल्क की एक कमीज और एक साड़ी। कभी कभी अमृता को पैसों के ज़िया पर अफसोस होता तो मैं कहता, इतनी महंगी साड़ी तो किसी मलिका ने भी नहीं पहनी होगी। तुम्हें तो फख्र करना चाहिए इस पर। हम दोनों अलग अलग कमरे थे। हम इनफरादी आर्टिस्टों की तरह रहते थे। हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे, जब तक अमृता बहुत सख्त बीमार नहीं हो गई। हम अलहदा अलहदा कमरों में ही रहते रहे। हम नाश्ते दोपहर और रात के खाने पर मिलते, या जब कभी अमृता अपनी नई नज़्म सुनाना चाहती थी, या जब मैं किसी फिल्म का अच्छा गीत उसके साथ शेयर करना चाहता था। पहले मैं अकेला सिनेमा में फिल्म देखा करता था, फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने जाया करते थे। ये जानते हुए भी कि अमृता साहिर से प्यार करती है, मैं अमृता से प्यार करता हूँ। इस मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई। मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर स्टूडियो ले जाता तो वो मेरे पीछे बैठी मेरी कमर पर साहिर साहिर लिखती रहती। मुझे उसमें भी राहत मिलती। अमृता के ख्याल में ये बोझ मुझे अपनी कमर पर रोज़ाना उठाना पड़ता था। मेरे दिल में साहिर के लिए कभी हसद या रकाबत का जज्बा पैदा नहीं हुआ। हम तो फ़कत दोस्त थे। अमृता मुझे हर सूरत में कबूल थी, साहिर के इश्क में मुब्तला भी, दीवानगी में भी। एक बार एक ज्योतिषी ने हमारे हाथ देकर कहा, तुम्हारा दोनों का साथ सिर्फ 2.5 के हिस्से में कैद है। ये 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी, हफ्ते भी और महीने, साल भी। अमृता ने फौरन कहा, और 2.5 जन्म भी तो हो सकते हैं। अमृता ने रसीदी टिकट में लिखा है, इमरोज़ मुझसे 6.5 साल छोटा है। अब मुझसे धूप और बारिश नहीं सही जाती, लेकिन उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर हंसकर कहती हूँ, खुदा एक जवानी तो सबको देता है, लेकिन उसने मुझे 2 जवानियाँ दी हैं। मेरी जवानी ख़त्म हो गई तो दूसरी उसने मुझे इमरोज़ की सूरत में दे दी। अमृता चूँकि सिगरेट पीने की आदी थी और उसे कुछ देर बाद सिगरेट की तलब होती थी, अमृता प्रेस से निकलकर टैक्सी में बैठ जाती और ड्राइवर एक लंबी सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू कर देता। जब सिगरेट आधा जल जाता तो ड्राइवर को वापसी का कह देती। सिगरेट के मुकम्मल होने पर अमृता दोबारा प्रिंटिंग प्रेस के अंदर दाखिल हो जाती और यूं बाकी काम शुरू हो जाते। अमृता को सिगरेट की आदत क्यों कर पड़ी, ये दिलचस्प सवाल है और इसके पीछे भी उनके प्यार का रिश्ता है। जब साहिर लुधियानवी अमृता से मिलने के लिए आते थे तो अमृता के साथ बैठकर बातें करते हुए सिगरेट भी पीते जाते थे। अमृता उनकी बातें सुनती, लेकिन साथ ही साथ साहिर के छोड़े हुए सिगरेट के तमाम टुकड़े, जिन्हें पंजाबी में सिगरेट दे टोटे कहते हैं, वो भी संभाल कर रख लेती और फिर साहिर के जाने के बाद उन टुकड़ों को सुलगा कर अपनी प्रीत को मुनव्वर करती। मैंने प्यार करना भी अमृता से सीखा कि जिसको चाहो उसकी खामियों को भी अपना लो। आपने ये बातें अमृता की जुबानी रसीदी टिकट में भी पढ़ी होंगी। अमृता के मरने के बारे में बात करते हुए इमरोज़ ने कहा कि
अमृता को पता था कि उसके जाने का वक्त आ गया है, तो उसने खुद ही अपने कपड़े बदले और कहा कि मुझे गुस्ल मत देना, मैं बहुत नहा चुकी। वो टेंपल और गुरुद्वारा में यकीन नहीं रखती थी। उसने कहा कोई रोना धोना नहीं, कोई मजहबी रसूमात नहीं, मेरी राख को दरिया में बहा दो। उसकी राख को दरियाए जमुना में बिखेर दिया गया। हमने अमृता का कमरा उसी तरह रखा हुआ है जैसा कि अमृता की ज़िंदगी में था। मैं महसूस करता हूँ जैसे अमृता घर में है, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी दोस्ती और 40 सालों का साथ था। अमृता की वफ़ात के बाद इमरोज़ ने भी शायरी शुरू कर दी। इमरोज़ ने बताया कि जब अमृता बिस्तर मर्ग पर थी तो उसके दोस्तों और चाहने वालों ने अमृता के बारे में नज़में लिखना शुरू कर दी। जब ये मुसव्विदा पब्लिशर के पास गया तो उसने उसे कहा कि तुम अमृता के बहुत प्यारे थे और इतना लंबा अरसा साथ रहे हो, तुमने कुछ नहीं लिखा। तो इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली नज़म लिखी। अमृता और इमरोज़ के दरमियान ताल्लुक़ 45 बरस के अरसे पर मुहित रहा, ताहम दोनों ने शादी नहीं की। पंजाबी अदब की अजीम शायरा अमृता प्रीतम के साथी और मारूफ मुसव्विर इंद्रजीत सिंह इमरोज़ 23 दिसंबर 2023 को 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ऐसी मोहब्बत शायद दोबारा कोई मर्द किसी औरत से ना कर सके। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।